नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पटना में जो विपक्ष की बैठक हुई उसमें कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन एक नतीजा यह निकला कि जो आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनके सपने चकनाचूर हो गए। और उस बैठक में जहां विपक्षी एकता की बात हो रही थी, सबसे ज्यादा अगर अपमान किसी का हुआ तो वो अरविंद केजरीवाल का हुआ है। अरविंद केजरीवाल को वहां अपना एजेंडा नहीं रखने दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल पूरी तैयारी के साथ गए थे। उनके साथ राघव चड्ढा थे, उनके साथ संजय सिंह थे, उनके साथ भगवंत मान थे जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। और उनका विचार था कि मैं जाऊंगा तो बैठक में रखूंगा कि भैया मेरा जो अध्यादेश है केंद्र का, उसके विरुद्ध में आप लोग वोट करें, मुझे सपोर्ट करें। आपको बताएं कि पहले ही इस मुद्दे को लेकर के अरविंद केजरीवाल एक एक करके सभी विपक्षी दलों की बैठकों नेताओं से मिल चुके हैं। कांग्रेस को छोड़कर बाकी विपक्षी दलों ने उन्हें कह भी दिया है कि हम अध्यादेश पर आपके साथ हैं। लेकिन कांग्रेस, जिसके सबसे ज्यादा राज्यसभा में सांसद हैं, उसने कोई आश्वासन नहीं दिया, बल्कि इसके उलट कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता हैं, जिसमें संदीप दीक्षित हैं, जिसमें अजय माकन है, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की जो मांग है कि ट्रांसफर पोस्टिंग आईएएस, आईपीएस और दानिश अधिकारियों का उनको अधिकार मिले, ये नाजायज है। और ये दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए ये अधिकार नहीं दिए जा सकते, अराजकता फैलाई जा सकती है। अब कांग्रेस ने इनडायरेक्टली तो अपना स्टैंड क्लियर कर ही दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल पटना की बैठक में पहुंचे और जैसे ही माइक पे बोलना शुरू किया तो पहले तो प्रधानमंत्री अपना हो, विपक्ष की एकता हो, ये सब बोला। लेकिन जैसे ही उन्होंने अध्यादेश पर बोलना शुरू किया, उनको वहां उपस्थित नेताओं ने बोलने से रोक दिया। अब ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी। और उसमें बोलने में आपको बताएं, उन्हें कह दिया कि भैया ये बैठक का एजेंडा नहीं है, यहां एजेंडा यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां मिलकर के कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। आप अध्यादेश को बात कर रहे हैं, अध्यादेश के लिए अलग से बात हो चुकी है और अध्यादेश के मामले में यहां बात नहीं होगी, यह कहकर अरविंद केजरीवाल को रोक दिया। अब इस मामले को आप इतना समझिए कि नोकझोंक होने लगी। वहां उमर अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर से आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उल्टा घेर लिया। ये पहले भी वो बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब धारा 370 केंद्र ने हटाई, तब अरविंद जी आप कहां थे, तब आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए, तो आज हम आपके साथ कैसे खड़े हों। इस मामले में बहसबाजी हो गई और बहस इतनी बढ़ी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीच में आए, तो उन्होंने बीच बचाव कराया कि देखिए भाई, बहस ना करिए, यहां मीडिया मौजूद है और यहां इस तरह की बातें, खबरें बाहर जाएंगी कि आपस में लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के जो ये विपक्षी एकता थी, इसकी तो पोल खुली गई। यहां जो प्रधानमंत्री चेहरा बनाने के लिए यह मीटिंग की गई थी, वो भले ही नहीं मिला, लेकिन लालू प्रसाद यादव यहां पर राहुल गांधी को दूल्हा बनाने का कहते हुए दिखे। वो कह रहे हैं कि साहब शादी कर लो, अभी भी टाइम है। और वो कह रहे हैं दाढ़ी आप ज्यादा ना बढ़ाया करो, ये सफेद बाल अंदर के दिखते हैं। मतलब कुल मिला के इस बैठक में दूल्हा बनाने के लिए निकले थे 2024 लोकसभा चुनाव का, लेकिन यहां पारिवारिक दूल्हा नियुक्त करते हुए दिखाई दिए नेता। बिल्कुल साफ एजेंडा है कि विपक्षी एकता, इसकी हवा निकल गई है, कोई एकता है नहीं, आपस में लड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल जो ये सोच रहे थे कि सब बाकी अनपढ़ हैं और वो अनपढ़ राजा की कहानियां सुनाते घूम रहे थे। अब जो वो अनपढ़ राजा कह रहे थे, तो भैया अनपढ़ राजा वो केवल मोदी को नहीं कह रहे थे। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये जो विपक्षी चेहरे हैं, इसमें एक तरफ नीतीश कुमार हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव हैं। अब तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि भैया वो तो कैसे पढ़े लिखे हैं। अब उनका अपमान कर रहे हैं केजरीवाल। अगर अनपढ़ राजा कह रहे हैं और वो कह रहे हैं जी अगर कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो तो मैं हूं। तो इसमें जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी उद्धव ठाकरे का अपमान कर रहे हैं, वो आदित्य ठाकरे का अपमान कर रहे हैं, वो शरद पवार का अपमान कर रहे हैं, यहां तक कि राहुल गांधी का भी अपमान कर रहे हैं। और इसीलिए सबको समझ में आ गया कि ये आदमी को अगर साथ लेके चले तो इसका एक ही काम रहेगा, रायता फैलाना। रायता फैलाने के लिए आए हैं तो इनको रायता फैलाने नहीं दिया जाएगा। और उनको बीच भाषण में टोक दिया गया।
आपको बताएं, मीडिया में जब आरजेडी के नेता से यह पूछा गया कि भाई अरविंद केजरीवाल तो ऐसा कह रहे हैं कि हमें कंडीशन में हम सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को, और अगर हमारे अध्यादेश पे कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं करी तो हम तो इससे अलग हो जाएंगे, हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो भाई विपक्षी एकता में अगर अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए तो आप इस पर क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, आरजेडी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी हैं, उन्होंने सरेआम मीडिया में केजरीवाल की बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा केजरीवाल की इतनी हैसियत नहीं है कि वो जो है हमारे बीच में कुछ इस तरह की बात करे कि हम उस पर गौर करें। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की कोई हैसियत नहीं है। वो कहते हैं कि भाई ये अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है, और वो केंद्र जो अध्यादेश लाया एक तरह से विपक्ष को समझ में आ रहा है कि वो गलत नहीं है, क्योंकि पहले से था। कोई दिल्ली जो राज्य है वो अभी 14 में तो बना नहीं है, पहले से मोदी ने ये बदला नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था, हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया तो ये अध्यादेश की जरूरत पड़ी, वरना तो पहले से ही चाहे कांग्रेस की सरकार रही है या फिर चाहे भाजपा की सरकार रही है, साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रह चुके, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री रह चुके, शीला दीक्षित लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही हैं, तो कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई आपको ट्रांसफर पोस्टिंग करना क्यों है? दिल्ली का एक अधिकारी यहां दिल्ली में तो कहीं दूर जा भी नहीं सकते, एक कमरे से निकलकर दूसरा कमरा, कभी कभी तो एक ही कमरे में बैठा हुआ अधिकारी, उसके पास 6 मंत्रालय हैं, क्योंकि यहां सीटें सीमित है। तो जरूरत क्यों पड़ी? केवल भ्रष्टाचार के जब केस खुले, भ्रष्टाचार के केस खुल रहे हैं, आए दिन केस खुल रहे हैं, और इन केसों को लेकर के जिस तरह की बात है, कांग्रेस के सामने तो एक धर्म संकट यह है कि यदि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को इस अध्यादेश पर सपोर्ट कर देती है और 2024 में यह समझौता करने की बात करती है, तब फिर वो पंजाब में क्या करेगी? भाई पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रही है ये तो हमारे लिए छोड़ दो, यहां तो हर सीट पर हम अपना आदमी उतारेंगे। तो कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं, जो पुराने सांसद हैं, पुराने नेता हैं, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा भाई? उनकी राजनीति तो खत्म। तो समझ में आ रहा है। इसी तरह दिल्ली, जो मैंने 2 नाम लिए आपको, अजय माकन एक बड़ा नाम है, संदीप दीक्षित एक बड़ा नाम है, और वो सांसद रह चुके हैं, तो भैया क्या करें? वो अपनी सांसदी छोड़ दें, वो जो उनका दावा है वो उसको छोड़ दें, इतने दिन की राजनीति केजरीवाल के लिए छोड़ दें। तो केजरीवाल ने कहा है कि भाई मैं तो जो है ये 2 राज्य छोड़ दो, बाकी केजरीवाल का कहां भैया असर है? वो कह रहे हैं कि बाकी जगह हम आपको सपोर्ट कर देंगे। यानी कांग्रेस को केजरीवाल ऐसा जताना चाह रहे हैं कि आप जिन राज्यों में अब फिलहाल में चुनाव है, वो तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहां अगर आपको जीतना है तो वहां केजरीवाल की जरूरत पड़ेगी। जबकि हकीकत यह है कि उन चारों राज्यों में केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी का कोई इफेक्ट ही नहीं है, और इसलिए कांग्रेस उन्हें हल्के में ले रही है। आप जो कह रहे हो कहते रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है? और इसलिए केजरीवाल का सबसे ज्यादा इसमें अपमान हुआ, और एक तरह से ये कहें तो उन्हें ये कह दिया गया है कि तुम्हारी मर्जी है तो हमारे गठबंधन में आओ, मर्जी नहीं है तो मत आओ, हम आपकी कोई शर्त मानने वाले नहीं हैं। अब पटना का जो ये बैठक थी पटना की, इसमें तो कोई नतीजा निकला नहीं। हालांकि अब उद्धव ठाकरे और शिवसेना, इनको लेकर भी प्रमोद कृष्णम जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, शिवसेना जो है अभी तक कट्टर हिंदुत्ववादी वाली पार्टी मानी जाती है, और सावरकर के मुद्दे पर, बाबरी विध्वंस के मुद्दे पर, ये राम मंदिर के मुद्दे पर कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो भाई इनको स्टैंड क्लियर करना चाहिए। 2024 के चुनाव को देखते हुए अगर उद्धव ठाकरे शिवसेना एक प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस से समझौता चाहती है तो पहले इनको अपना हिंदुत्ववादी एजेंडा क्लियर करना पड़ेगा कि बाबरी विध्वंस पर इनका क्या कहना है। क्या ये कहेंगे खुलकर उद्धव ठाकरे कि बाबरी जो विध्वंस हुआ था भाई उसमें मैं बड़ा दुखी हूं, नहीं होना चाहिए था? क्या ये वीर सावरकर पर ये कहेंगे कि वीर सावरकर तो साहब अंग्रेजों के सामने माफी मांग ली थी और वीर सावरकर घुटने टेक दिए उस पर? तो हिंदुत्व पर क्या ये फिर उद्धव ठाकरे कहेंगे कि भैया ये जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर मैं कांग्रेस के साथ हूं, बीजेपी ये हिंदुओं के साथ नहीं हूं? ये बड़ा टिपिकल सवाल प्रमोद कृष्णन ने वो सवाल खड़ा कर दिया है।
और इसमें आप समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। अगर वो इस मामले में कांग्रेस की भाषा बोलते हैं और वो वीर सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस के स्टैंड पे जाते हैं, यानी वीर सावरकर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, इतने जो है क्रांतिकारियों के एक तरह से प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनका अगर वो अपमान करने पे आते हैं तो इस मुद्दे पर इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी घेरा जाएगा, साथ साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो बचे कुचे उनके थोड़े बहुत हैं, एक दो सांसद, उनका भी आधार वो खो देंगे। और यही प्रमोद किस्नम ने जो सवाल उठाया है ये उद्धव ठाकरे के लिए है कि या तो इधर जाइए या तो इधर जाइए। बेवकूफ़ जनता नहीं बना सकते आप। महाराष्ट्र में अब आप चाहे बीएमसी का चुनाव आएगा, चाहे अब वहाँ विधानसभा का, चाहे लोकसभा का चुनाव आएगा, अब जनता आपसे पूछेगी, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस ने वीर सावरकर वाला मुद्दा उठाया है, ये पहला जब चुनाव हुआ था तब नहीं था, लेकिन अब अचानक से राहुल गांधी को पता नहीं क्या सूझी, हर जगह उनका अपमान कर रहा है। तो भाई स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान तो ये देश नहीं सहेगा, और इसलिए उद्धव ठाकरे को ये स्टैंड क्लियर करना ही चाहिए। प्रमोद किस्नम ने बेशक सवाल किया है, ये सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूं, देश की जनता पूछ रही है कि उद्धव ठाकरे जी आप बताइए, आप क्या कहते हैं? कांग्रेस लगातार वीर सावरकर का अपमान कर रही है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्लियर करिए। तो कांग्रेस के मंच पे आप आ रहे हो, ये जो दल इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में इनके अंदर की भावनाएं फूट रही हैं। और आपको बताऊं, जैसे ही शरद पवार कहेंगे कि भैया प्रधानमंत्री का चेहरा तो मैं बनूंगा, वैसे ही आप देख लेना कि कांग्रेस को, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो अंतिम वो भाषण था, जिस तरह से उन्होंने ये जुलाई महीने में जो होने वाली बैठक है हिमाचल में, शिमला में, उसका जब वो बात कर रहे थे तो वो पहले ही बता रहे थे कि ये तो जो बैठक होगी हमारी कंडीशन पे होगी, यानी कांग्रेस की कंडीशन पर होगी। तो कांग्रेस की कंडीशन क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो तो एक सूत्री कार्यक्रम है कांग्रेस का कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति हो जो 2024 में प्रधानमंत्री चेहरा बनकर मैदान में उतरे और बाकी लोग उसका सपोर्ट करें। तो क्या केजरीवाल बिना समर्थन दिए कांग्रेस का अध्यादेश के मामले पर सपोर्ट करेंगे राहुल गांधी का कि वो पीएम फेस बन जाए? क्या उद्धव ठाकरे वीर सावरकर के मुद्दे पर अपमान करने के बावजूद भी, बाबरी विध्वंस पर, राम मंदिर पर जिस तरह का स्टैंड कांग्रेस का था, इसके बावजूद भी फिर से खड़े होंगे? ये बहुत गहरे मुद्दे इन दो पार्टियों के लिए है। और इसीलिए कांग्रेस का पूरा कार्यक्रम पहले से है कि वो तो राहुल गांधी को ही नेता मानकर आगे चलेंगे। जो उनकी पिछलग्गी पार्टियां हैं उसमें हम देख ही रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कहीं शादी की बात कर रहे हैं, कहीं दाढ़ी की बात कर रहे हैं, और वो भूल गए कि राहुल गांधी की ही जो दादी थी उसने ही जेपी आंदोलन के टाइम इमरजेंसी लगाकर इनको जेल में ठूसा था। उन्होंने ही, ये जो नीतीश बाबू हैं कसीदे कढ़ रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, वो जेल में तभी गए थे, यानी कांग्रेस ही थी जिस कांग्रेस के विरुद्ध लड़ने के लिए ये जेल तक में गए, इमरजेंसी का विरोध किया, राजनीतिक पार्टी अलग अलग बना दी इन लोगों ने, किसी ने समाजवादी बना दी। आज वो अखिलेश यादव एक मंच पर खड़े हैं, तो अखिलेश यादव के पिताजी जो है उनके, वो इस संसार में नहीं है। तो भैया उनके पिताजी अब इस संसार में नहीं है, लेकिन वो तो हमेशा कांग्रेस के विरुद्ध में रहे। बेटों ने समझौते कर लिए क्योंकि स्वार्थ सिद्धि करनी है। तो कुल मिलाकर के ये जो है 14-15 दल 3-4 तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, और केजरीवाल को तो इस महागठबंधन ने पहले ही मीटिंग में एक तरफ कर दिया है। अब अपना अपमान कराने के लिए 15 जुलाई को फिर से केजरीवाल शिमला में जाएंगे कि नहीं, ये देखना होगा। वंदे मातरम।